चलो देखो अभी, है ना, तो फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? तो बिल्कुल स्टेट चेंज कर सकता है मैटर। टेम्परेचर को अगर हम चेंज करते हैं या टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो स्टेट हम चेंज कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, है ना। तो स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज टेम्परेचर प्रोवाइड करके। ये तो पता ही है आपको, सॉलिड को अगर आप हीट करते हो तो क्या हो जाएगा? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपका आइस, है ना। सबसे बेस्ट एग्जांपल है वाटर। वाटर तीनों फॉर्म ऑफ स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड फॉर्म, आइस। हीट कर दिया तो क्या बन जाएगा? है ना, लिक्विड, दैट इज़ वाटर। फिर लिक्विड को हीट कर दो, अब इसका उल्टा करो, कूल कर दो, तो फिर वापस लिक्विड में हो जाएगा। कूल कर दो, आइस बन जाएगा फिर से, है ना। तो चेंज स्टेट हम कर सकते बाय वेरिंग द टेम्परेचर। क्लियर? नेक्स्ट देखो, अब इसमें इम्पोर्टेंट अब होता है क्या है ना, देखो फिगर देखो यहाँ पे, एक्टिविटी 1.12 इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। एक्टिविटी 1.12 ये मैं रीड आउट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन ए बीकर एंड सस्पेंड ए लेबोरेटरी थर्मामीटर सो दैट इट्स बल्ब इज इन कॉन्टैक्ट विद द आइस एज इन फिगर 1.6। अच्छा, थर्मामीटर लगाते समय ध्यान रखना कि वो आइस को टच करे, ना कि बीकर को, नहीं तो टेम्परेचर सही नहीं आएगा। क्लियर? आइस में होना चाहिए, आइस को कांटेक्ट में होना चाहिए थर्मामीटर का बल्ब। नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम, नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग। अब नोट टेम्परेचर नोट करना स्टार्ट कर दो, रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दो। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर, और फिर नोट करो जब सारी आइस वाटर में कन्वर्ट हो गई। Record your observation for this conversion of solid to liquid state. Now put a glass rod in the beaker and heat while stirring till the water starts boiling. अब हमने क्या किया? सॉलिड से लिक्विड तो बना दिया इसको, अब फर्दर हीटिंग कर रहे हैं हम, तो लिक्विड से क्या होता जाएगा? गैस, है ना। कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मामीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ वेपराइज्ड, उड़ने लगा, वेपराइज होने लगा। Record your observation for the conversion of water in the liquid state or to the gaseous state. तो यहाँ पे दोनों हमें ऑब्जर्व करना है, सॉलिड से लिक्विड और दूसरा लिक्विड से गैस। ऑब्जर्व करना है टेम्परेचर के साथ, रिकॉर्ड करना है आपको। तो आप देखोगे यहाँ पे कि जब हमने टेम्परेचर स्टार्ट किया इंक्रीज़ करना, तो सॉलिड धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होने लगा। कैसे? क्योंकि सॉलिड ने हीट एनर्जी, बिल्कुल, हमने क्या किया? सॉलिड को, दैट इज़ आइस को हीट एनर्जी प्रोवाइड की, और हीट एनर्जी लेकर वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, है ना। और काइनेटिक एनर्जी से उसके जो मॉलिक्यूल्स थे उनमें स्पेस, वो मूव करने लगे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आ गई। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होते हैं? मूविंग ज़्यादा फास्ट हो जाती है, क्योंकि मोशन की वजह से ही आपकी काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो आइस के पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी गेन करके मूव करने लग गए, और फिर वो किस में कन्वर्ट हो गए? लिक्विड में, वाटर में, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आने के वजह से पार्टिकल्स ज़्यादा जल्दी मूव करने लग गए। अब सॉलिड में पार्टिकल्स का अगर जल्दी ज़्यादा मूव करेंगे तो इसका मतलब वो क्या बन रहे हैं? लिक्विड, वाटर, क्योंकि स्पेस आ रही है ना, पार्टिकल्स भी तो मूव कर पा रहे हैं आसानी से, इसीलिए फिर हमने और उनको हीट एनर्जी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। अब वाटर के मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी गेन करना शुरू कर देते हैं, और फिर वो अब ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी उनके पास, काइनेटिक एनर्जी, और वो क्या करेंगे? लूज़ करने लगेंगे, मतलब और ज़्यादा स्पेस आने लगेगी, वेपराइज होने लगेंगे, मतलब भाप बन जाएगी, गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यही तो हो रहा है यहाँ पे, तो यही तो लिखा है पैराग्राफ में। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस। देखो, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की भी बढ़ती जाएगी,
मोर एंड मोर काइनेटिक एनर्जी उनमें आती जाएगी। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। यही तो हुआ था सॉलिड में। अब सॉलिड को जब हमने हीट एनर्जी प्रोवाइड की तो काइनेटिक एनर्जी वो गेन करना स्टार्ट करते हैं, और काइनेटिक एनर्जी जब उनमें आ जाएगी मॉलिक्यूल्स में तो वो मूव करने लगेंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विद अ ग्रेटर स्पीड। नाउ द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब इनके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थी वो ब्रेक होने लग गई, वो कम होने लग गई, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही तो उनको क्या करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, इसीलिए। और उसी वही काइनेटिक एनर्जी, वही हीट एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी, वो इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में यूज़ कर रही हैं। अब उनके बीच में क्या आ रही है, स्पेस डेवलप होती जा रही है। देखो, तो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जा रही है वो। क्लियर है ना? तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होती जा रही है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसीलिए तो यही एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं हीट के फॉर्म में, ओवरकम कर रहा है वो अपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन। उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी क्योंकि उनको एनर्जी मिल रही थी। अब जब एनर्जी मिलेगी तो आप अपनी जगह पे कैसे बैठ सकते हो? आप नाचने लगोगे। अगर आपको ज़्यादा कोई एनर्जी दे दे तो आप क्या करोगे? ओवर एक्साइटेड हो जाते हो, है ना? अपनी जगह पे कूदने लगोगे, नाचने लगोगे। पहले तो अपनी जगह पे हिलोगे, और एनर्जी मिलेगी तो कूदने लगोगे, और एनर्जी मिलेगी तो फिर नाचने लगोगे, है ना? क्लियर? तो वैसे यहाँ पर भी हो रहा है, हिलने लगे, कूदने लगे, और गैस वाले तो नाचने लगे, है ना? तो भाग गए वो तो, भाई गैस है वो तो भागेगी फिर, है ना? तो इसीलिए। क्लियर? A stage is reached when the solid melts and it's converted into liquid। तो एक स्टेट ऐसा आएगा जब सॉलिड धीरे धीरे लिक्विड में बदल जाएगी। ठीक है ना? क्लियर? इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में बहुत ही कम हो जाएगी सॉलिड में। अब वो लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे, क्योंकि जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होनी चाहिए थी सॉलिड में वो नहीं है उनके बीच में। अब लिक्विड वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगी, और हीट दे रहे हैं तो वो गैस वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में आ जाएगी, मतलब और भी दूर दूर चले जाएंगे, बहुत ही कम हो जाएगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो द मिनिमम टेम्परेचर, अब मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन अब ध्यान से सुनना। वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे सॉलिड लिक्विड पे कन्वर्ट हो जाए एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो नोट कर लेना, इसको अंडरलाइन कर लो। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड क्या मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड। तो मिनिमम टेम्परेचर जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर Hg के बराबर होती है। ठीक है, अगर आप सेंटीमीटर में लिख रहे हो तो 76 सेंटीमीटर, ये तो इसकी SI यूनिट है। ठीक है, mmHg, 760 mmHg। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ पे होता है? सी लेवल पे। सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है सी लेवल पे। मरकरी, ठीक है, क्लियर? या फिर इसको हम पैस्कल में भी नाप सकते हैं, प्रेशर की यूनिट पैस्कल भी होती है ना? 760 mm या फिर 76 सेंटीमीटर ठीक है ना? तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ होता है? सी लेवल पे। कहाँ होता है? सी लेवल पे। क्लियर? और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा या कम बढ़ेगा? कम होता जाएगा ना, है ना? ये देखो, ये माउंटेन है ना? ये सी लेवल है। आपको यहाँ पे खड़ा है और ये पूरा इसके ऊपर क्या है? एटमॉस्फेयर है ना? इतना इसके ऊपर प्रेशर है, सी लेवल पे खड़ा है ये, तो इसके ऊपर तो ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और इसके ऊपर तो सिर्फ इतना से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, आपने देखा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका कम होता चलेगा, है ना? क्लियर? और जैसे जैसे आप नीचे जाते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता चले जाता है, तो इसीलिए। क्लियर?
या फिर इसको हम पैस्कल में भी नाप सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, जो कि आपका 1.1 × 10⁵ पैस्कल के बराबर होता है। पैस्कल की यूनिट है ये, ठीक है ना। इसमें गिवन नहीं है तो आप ये HG वाली याद रख सकते हो, mmHg 760 mmHg, और ये ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। अब मेल्टिंग पॉइंट हमें एक चीज़ बताता है, मेल्टिंग पॉइंट से हमें एक चीज़ पता चलती है, क्या? नहीं, मेल्टिंग पॉइंट से हमें एक चीज़ पता चलती है, क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे? मेल्टिंग पॉइंट से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे पता चलता है? जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हाई होगा, इसका मतलब उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, उसको उतनी ही ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं हम उसको तोड़ने के लिए, ओवरकम करने के लिए, है ना। तो सॉलिड को या फिर लिक्विड को किसका मेल्टिंग पॉइंट होगा ज़्यादा? सॉलिड का, क्योंकि ज़्यादा हीट किसको चाहिए? सॉलिड को चाहिए कन्वर्ट होने में, लिक्विड, है ना। इसीलिए तो बॉक्स में लिखा हुआ है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। तो उससे हमें उसके स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ से के बारे में पता चलता है मेल्टिंग पॉइंट से, क्योंकि जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, तभी तो उतनी ज़्यादा हमें उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी टू ओवरकम दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? तो ये आता है एग्ज़ाम में, ठीक है ना, कि मेल्टिंग पॉइंट इन अ सॉलिड क्या इंडिकेट करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, तो याद रखना। अब आ जाते हैं आइस का मेल्टिंग पॉइंट 273 केल्विन। हाँ, उसको 273 केल्विन हम लिख सकते हैं। अगर केल्विन की बात कर रहे हैं तो 273, और अगर हम डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अगर फ़ारेनहाइट की बात कर रहे हैं तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तीनों लिख दिए मैंने, NCERT में तो बस यही दो बताए हुए हैं, है ना। और कन्वर्शन भी आएगा, अभी कन्वर्शन भी हम कर सकते हैं। इससे क्या पता चलता है कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273, और यहीं से हम कन्वर्शन कर सकते हैं, और एग्ज़ाम में आता है। अगर आपको दिया हुआ है क्या, सपोज़ 27 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में कन्वर्ट करो, तो क्या करोगे? है ना, प्लस ही करेंगे, क्योंकि केल्विन ज़्यादा है, डिग्री सेल्सियस कम है, तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस से केल्विन बोल रहा है, तो केल्विन तो ज़्यादा है, तो ज़्यादा लेने के लिए प्लस करते हैं कि माइनस? प्लस। तो क्या करेंगे? 273 प्लस कितना आ जाएगा? क्लियर? अब इसको उल्टा कर देना, केल्विन दिया हुआ है ना। फॉर एग्जांपल 373 केल्विन है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। अब डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, हमें पता है कि डिग्री सेल्सियस कम होता है केल्विन से, और कम के लिए माइनस करते हैं, है ना। तो 373 माइनस 273 कितना आ जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। ये याद रखना, कन्वर्शन एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है ना, इन टेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है ना। ये रहा, देखो पेज नंबर 9, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर आप कर सकते हो, अब तो हो जाएगा। ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, जहाँ प्लस करना होता है वहाँ माइनस कर देते हैं। तो तरीका तो मैंने बता दिया आपको, ये याद रखो बस, ये मेन है कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। समझ में आया गौतम? ये याद रखना है कि सेल्सियस कम है, केल्विन ज़्यादा है, ठीक है। सेल्सियस से केल्विन की तरफ जाएंगे तो प्लस करेंगे क्योंकि केल्विन ज़्यादा है, केल्विन से सेल्सियस की तरफ जाएंगे तो माइनस करेंगे क्योंकि डिग्री सेल्सियस कम है। बस ये याद रखो, बस यही तो मेन है।
कन्वर्ट करना है? नहीं आएगा, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना नहीं आएगा। ठीक है, फॉर्मूला तो आपका ये है ना, 9 बाई कितना है यहाँ पे, डिग्री सेल्सियस 32, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये तो हमने लोअर क्लास में पढ़ा हुआ है, 6th 7th में आई थिंक, है ना, वहाँ पे। ठीक है, नीचे भी देखो दिया हुआ है। हाँ, ऐसा यूनिट क्या होती है टेम्परेचर की, केल्विन, ये याद रखना। लेकिन हम लोग इंडिया में यूज़ करते हैं डिग्री सेल्सियस, फॉरेन में यूज़ करते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट, और रिसर्च में यूज़ करते हैं केल्विन जनरली। लेकिन ऐसा यूनिट केल्विन है, ना डिग्री सेल्सियस ना डिग्री फ़ारेनहाइट। और डिग्री सिर्फ केल्विन और केल्विन में नहीं आता डिग्री, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में डिग्री वर्ड आता है, केल्विन में डिग्री वर्ड नहीं आता है। तो ये भी याद रखना, यूज़ नहीं कर, मतलब है ही नहीं, है ना, क्लियर, उसमें लगाया ही नहीं, तो इसीलिए। ठीक है, और केल्विन तो साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। अच्छा, इसको बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं? फ्यूजन। सॉलिड से लिक्विड बनना, दैट इज़ कॉल्ड फ्यूजन। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या, मेल्टिंग क्या है? फ्यूजन ही तो है, तो वही नीचे लिखा हुआ है देखो, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड एज फ्यूजन। तो इसको हम फ्यूजन से भी डिनोट कर सकते हैं, मेल्टिंग से या फिर फ्यूजन। वो फ्यूजन रिएक्शन है, ये फ्यूजन प्रोसेस है, वो फ्यूजन रिएक्शन है जो सन में होता है। ठीक है, किस में? फ्यूजन तो वो तो आपका न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन थोड़ी है, ये तो कन्वर्शन प्रोसेस है सॉलिड से, है ना। अब सन लिक्विड थोड़ी बन जाता है, यही तो बड़ा डिफरेंस है तो दोनों फ्यूजन, लेकिन वो पूरा नाम नहीं है उसका, उसका पूरा नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, इसीलिए। ठीक है, और उसमें होता है आपका जो, हाँ प्लाज्मा ही है सेम बिल्कुल, है ना, हाइड्रोजन हीलियम की बनी हुई गैसेस जो उसमें प्रेजेंट होती हैं। एटॉमिक रिएक्टर में जो होता है वो न्यूक्लियर फिशन है और वो फ्यूजन है। सन में जो होता है फ्यूजन होता है, और एटॉमिक रिएक्टर में जो होता है वो, ठीक है, क्लियर। प्रोसेस है, उसमें होता है क्या है ना, जो आपके यूरेनियम होती है ना, रेडियो एक्टिव मटेरियल है, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, इनको बम्बार्डमेंट कराया जाता है न्यूट्रॉन से, और जब वो बम्बार्डमेंट करता है न्यूट्रॉन, और जब वो उसको तोड़ता है न्यूक्लियर मटेरियल को, तो बहुत सारी क्या निकलती है, हीट एनर्जी निकलती है, और उसी हीट एनर्जी को हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। फ्यूजन में जुड़ता है, एटॉमिक एनर्जी में टूटता है, इसलिए वो फ्यूजन है, ये फिशन है। हाँ, इसमें टूटेगा उसमें जुड़ेगा, उसमें हाइड्रोजन, ठीक है ना, रिएक्ट करते हैं आपस में, क्लियर। तो इसीलिए तो यही दोनों में मेन डिफरेंस है। तो जो आपका एटॉमिक बम है ना वो फ्यूजन पे डिपेंड है, और जो आपका हाइड्रोजन बम है वो फ्यूजन पे डिपेंड है, और सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देता है? हाइड्रोजन बम, फ्यूजन, इसीलिए। ठीक है, उससे ज़्यादा डेंजरस होता है हाइड्रोजन बम, क्योंकि उसमें फ्यूजन रिएक्शन होती है जो उससे कई गुना ज़्यादा है। हाँ, लेकिन उसमें एनर्जी कम निकलती है, बात एनर्जी निकलने की हो रही है, इसीलिए तो वो डिस्ट्रक्शन कम करता है, वो ज़्यादा करता है। ठीक है, चलो अब वो पूछ रहा है कि जब एक सॉलिड मेल्ट होता है उसका टेम्परेचर उतना ही रहता है, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। अब जब सॉलिड लिक्विड में मेल्ट हो गया, सॉलिड आपका चेंज हो गया लिक्विड में, तो उसकी जो एनर्जी, जो उसका टेम्परेचर था वो तो फर्दर इंक्रीज़ होता ही नहीं है। क्यों? ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता फर्दर हीट करने से, उतना का उतना ही क्यों रहता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इसका कारण है, क्योंकि जब तक, हाँ, क्योंकि जब तक सारी आइस, देखो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि जब तक सारी आइस मेल्ट नहीं हो जाती, और वो जो हीट एनर्जी है ना वो आइस के बीच में जो पार्टिकल्स थे उनको तोड़ने में लग जाता है,
तो जब तक सारी आइस मेल्ट नहीं हो जाती टेम्परेचर उतना का उतना ही रहता है, जब तक सारी आइस मेल्ट नहीं हो जाती। क्यों? क्योंकि हीट कहाँ कन्वर्ट हो रही है, हीट कहाँ यूज़ हो रही है, पार्टिकल्स को ब्रेक करने में लग रही है, इसीलिए। तो अगर हम किसी आइस को मतलब पहले बॉईल करना शुरू करें उसमें अपना हाइड्रोजन को गर्म करें, टेम्परेचर उतना ही रहेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तब जब तक सारे आइस मेल्ट नहीं हो जाते, और जब सारे आइस मेल्ट हो जाएगी लिक्विड बन जाएगी, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और फिर लिक्विड से क्या बन जाएगी, गैस। सर गैस में भी लेटेंट हाँ, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलेंगे उसको, है ना। तो ये तो अगले टर्म है हमारे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर? तो आगे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा। तो क्या डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन है ये, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion। देखो अब समझो इस डेफिनेशन को कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लगेगी 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एट इट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ये इसकी डेफिनेशन, कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लगेगी 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ये भी लास्ट में लिखना पड़ेगा, नहीं तो आंसर इनकम्प्लीट होगा। क्लियर? एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि फ्यूजन है सॉलिड से लिक्विड। क्लियर? ठीक है। तो लेटेंट का मतलब है यहाँ पे हिडन, इसीलिए, ठीक है ना, याद रखना, लेटेंट मतलब छिपी हुई हीट, लेटेंट हीट, ठीक है। सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। तो देखो, तो किस में मोर एनर्जी होगी, उतना ही टेम्परेचर पे अगर आइस है और उतने ही टेम्परेचर अगर वाटर है, तो हीट एनर्जी किस में ज़्यादा होगी, वाटर में। ऐसे मैंने आपको बताया था, गर्म पानी और स्टीम, तो ज़्यादा कौन जलाता है, स्टीम, और उसमें क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, है ना। तो ये क्वेश्चन आते हैं गिव रीजन में। क्लियर? तो ये आ सकते हैं, तो याद रखना। बिल्कुल, फिर वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, इसका मतलब अब वो लिक्विड से वेपर में स्टार्ट हो जाएगा जब तक वो बॉइलिंग पॉइंट पे ना पहुंच जाए। सॉलिड ही रहता है ना वो, हाँ, है ना, क्योंकि लिक्विड कब बनेगा, वो लिक्विड से गैस कब बनेगा, जब वो मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री, क्योंकि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का, 100 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद फिर वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सेम कॉन्सेप्ट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में लगता है। अब यहाँ पे सुनना ध्यान से, देखो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ वाटर इनटू गैस। क्लियर? तो इसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आ जाओ, बॉइलिंग। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट हमने देख लिया, वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बॉइलिंग पॉइंट को कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है, तो अंडरलाइन कर लो, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। और याद रखना, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिनन, बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिनन है, पानी पूरा एक साथ उबलना स्टार्ट करता है, ठीक है। ये नहीं कि ऊपर का उबल रहा है नीचे का नहीं, या नीचे का उबल रहा है ऊपर का नहीं, लेकिन इवोपरेशन सरफेस फिनोमिनन है। इवोपरेशन और बॉइलिंग में फ़र्क है, क्या फ़र्क है कि बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिनन है और इवोपरेशन एक सरफेस फिनोमिनन। आपने देखा होगा जब पानी धीरे धीरे गर्म होता है तो भाप निकलनी स्टार्ट हो जाती है, और भाप कहाँ से निकलती है, ऊपर से तो निकलेगी। क्यों? क्योंकि सरफेस में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो हीट एनर्जी लेके क्या होने लगेंगे, वेपराइज होने लगेंगे। और बॉइलिंग में क्या होता है, सारे मॉलिक्यूल्स आपस में स्टार्ट करेंगे वाइब्रेट करना, मूव करना कलेक्टिवली। तो बल्क का मतलब ही होता है एक साथ,
तो पानी उबलता है पूरा एक साथ, और इवापोरेशन होता है सरफेस फिनोमिनन। डिफरेंस आता है एग्ज़ाम में ये, बॉइलिंग में और इवापोरेशन में क्या डिफरेंस है। तो याद रखना, बॉइलिंग इज़ ए बल्क फिनोमिनन और इवापोरेशन इज़ ए सरफेस फिनोमिनन। ठीक है। अच्छा, इवापोरेशन तो आपका किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, लेकिन बॉइलिंग सिर्फ 100 डिग्री पे होता है। ये दूसरा डिफरेंस था, तो 2 डिफरेंस बता दिए मैंने। हाँ, अब पूछो। हॉट पैन, तो हाईली हीटेड था ना, क्योंकि नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी हाईली हीटेड वेपर वो पैन था, वो धीरे धीरे आपका स्टार्ट होता है। वो तो ऑलरेडी क्या था आपका, हाईली हीटेड, पहले से इसको तैयार करके रखा हुआ था। टाइम लगेगा ना उसमें एडजस्ट होने में, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर को हम धीरे धीरे बढ़ा रहे थे, और वहाँ पे क्या क्या था आपका, टेम्परेचर सीधा 200 पे आपने जैसे कहा रखा हुआ था। अब वो 200 डिग्री था, केल्विन था, क्या था, डिग्री सेल्सियस। तो तभी तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा टेम्परेचर था कि उसको थोड़ा टाइम लगेगा, और जब हम स्टार्टिंग से धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो जब वो टेम्परेचर पहुँचता है वो वेपराइज हो जाता है, इसीलिए। हाँ, क्योंकि सरफेस बहुत गर्म है, इसीलिए सरफेस मैंने क्या बोला, प्री हीटेड था वो। और जब आप किसी दूसरे सरफेस पे रखोगे कूलिंग वाले पर, उसको हीट करोगे तो वो अपने जैसे टेम्परेचर पे पहुँचेगा वेपराइज हो जाएगा, इसीलिए ये वजह है कि वो प्री हीटेड था। और जबकि वहाँ पर हम धीरे धीरे टेम्परेचर क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, नॉर्मल वेपराइज हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि टेम्परेचर पहले प्री हीटेड था, जैसे इसको रखा वो नाचने लग गया, क्योंकि टेम्परेचर प्री हीटेड था। अब उसको थोड़ा टाइम तो दो रुकने के लिए, तभी तो वो हीट एनर्जी गेन करके क्या होगा, वेपराइज होगा। और स्टार्टिंग से जब हम हीट करते हैं तो उसको तो टाइम मिल जाता है प्रॉपर, है ना, जैसे वो टेम्परेचर पहुँचता है वो वेपराइज हो जाता है, इसीलिए। ठीक है, 4 डेफिनेशन हमने देखी, मेल्टिंग पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बॉइलिंग पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये आपको नोट करनी है और अच्छे से पता होनी चाहिए। इसमें अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर बता देता हूँ, मेल्टिंग पॉइंट क्या था, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और कितना था इसका, 0 डिग्री सेल्सियस, आइस का मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन, इनटू क्लियर। और फिर आ जाओ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब फ्यूजन है तो मेल्टिंग ही है, तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज होने के लिए एट इट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। इसी तरह से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, गैस, बस। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड ये आएगा आपका लेटेंट हीट में डेफिनेशन में, और टेम्परेचर आएगा आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कि कितना मिनिमम टेम्परेचर चाहिए। क्लियर, चारों डेफिनेशन नोट करनी है और अच्छे से इसको रिवाइज करना है। क्लियर, चलो कन्वर्शन वाला तो हमने कर ही लिया। ये तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से, ये तो मैंने अभी बनाया था स्टार्टिंग में, ये रहा है ना, यही है वो टेबल, फ्लो चार्ट आपका। चलो अब आ जाते हैं एक्टिविटी 1.13, सिंपल एक्टिविटी है ये भी। हमें यहाँ पे लेना है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, और चाइना डिश में लेना है हमें, और इन्वर्टेड फनल, और उसको हम कॉटन प्लग से इन्वर्टेड फनल का माउथ ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, अब जब हम चाइना डिश को हीट करना स्टार्ट करेंगे तो ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये वेपराइज होगा, और फनल के वॉल पे क्या होने लगेगा, सॉलिडिफाई होने लगेगा, है ना। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं कि डायरेक्ट सॉलिड से वेपराइज होके सब्लिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। तो देखो क्या किया था एक्टिविटी में, अमोनियम क्लोराइड रख दिया यहाँ पर हमने, अमोनियम क्लोराइड,
ठीक है, ये चाइना डिश है आपकी, और ये हमने बर्नर से उसको हीट करना स्टार्ट कर दिया। अब इसके ऊपर हमने क्या रख दिया, इन्वर्टेड फनल। अब ये जो अमोनियम क्लोराइड है ना, ये सॉलिड थी, ठीक है, वेपराइज होके ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे जमा हो जाएगी। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट कमिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। तो सॉलिड से सीधा वेपराइज हो गया और वो वेपर यहाँ पे कंडेंस्ड हो गया, जमा हो गया, है ना। तो अमोनियम क्लोराइड क्या है, सब्लिमेशन प्रॉपर्टी शो करता है। ये एक सब्लिमेशन ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट, उसको हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी ये शो करता है, तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, तो सब्लिमेशन क्या होती है, द प्रोसेस इन विच द ऑब्जेक्ट कन्वर्ट्स डायरेक्ट फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट बीइंग कमिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। और एग्जांपल बताओ ऐसे सब्सटेंस के जो सब्लिमेशन शो करते हैं। जैसे आपकी नैफ्थलीन बॉल्स होती है, कपूर नहीं होता है ना, कपूर यूज़ करते हैं, कैम्फर, एंथ्रासिन, कैम्फर, नैफ्थलीन बॉल्स, अमोनियम क्लोराइड। इसके अलावा जो आपके टॉयलेट फ्रेशनर्स होते हैं वो तो गायब हो जाता है, वहाँ पे कोई पानी थोड़ी बन जाता है, सॉलिड होता है, वो धीरे धीरे वेपराइज हो जाता है। वो प्रॉपर्टी है ना, हाँ ठीक है ना, क्योंकि कुछ सब्सटेंस, सारे सब्सटेंस नहीं ऐसे करते। अब चीनी है आपकी, शुगर है, बाहर रखो लिक्विड बन जाएगी कुछ दिनों बाद, उड़ थोड़ी जाती है, गायब थोड़ी हो जाती है, लिक्विड। नमक है, लिक्विड बनेगा, क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना, इसीलिए गीला हो जाएगा आपका नमक। इसका रीजन ये है कैटेगरी सच अ हाई फेज एंड स्ट्रेंथ कि वो ऑब्जेक्ट डायरेक्टली, हाँ, सॉलिड से सीधा वेपराइज हो जाता है गैस में, तो इसीलिए तो ये एक्टिविटी यही बता रही है। देखो लिखा हुआ, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इसमें लिक्विड स्टेट नहीं आएगा, डायरेक्ट सॉलिड से, है ना, सब्लिमेशन। उल्टा गैस से, हाँ उल्टा, गैस से सॉलिड डिपोजिशन, है ना, ये रहा कन्वर्शन टेबल। क्लियर, इसको कहते हैं डिपोजिशन। अच्छा, पहले एनसीईआरटी में सेम ही लिखा रहता था सब्लिमेशन, लेकिन अब न्यू एनसीईआरटी अपडेट हो गई, उसमें अब आपका डिपोजिशन मिलेगा, क्योंकि जब हम पढ़ते थे ना तो तब सब्लिमेशन ही था, सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड भी, सॉलिड से गैस सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड डिपोजिशन। ठीक है, क्लियर, अभी बताता हूँ, ठीक है।